नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और यह है फोक्सवैगन की वर्टिस। और ये जो गाड़ी है ये उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिस पर स्कोडा की स्लाविया बेस्ड है, यानी कि MQB-A0IN प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका भी साइज ज़बरदस्त है। इनफैक्ट ये स्लाविया से भी 20 mm ज़्यादा लंबी है, जिसका मतलब ये है कि ये इस सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ी है, सबसे लंबी, सबसे ऊंची, सबसे वाइड, सबसे ज़्यादा व्हील बेस, सिटी से भी ज़्यादा बड़ी। इनफैक्ट ये इलांत्रा से सिर्फ 60 mm छोटी है और इलांत्रा इससे एक सेगमेंट ऊंची गाड़ी है। अगर आप इस गाड़ी का स्टाइलिंग देखेंगे और इसे कंपेयर करेंगे स्लाविया से, तो स्लाविया ज़्यादा एलिगेंट है, थोड़ी अंडरस्टेटेड है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़रा ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है। इस गाड़ी की जो स्टाइलिंग है फोक्सवैगन की जो ग्लोबल सेडान्स हैं उससे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ली हुई है। नई वाली पोलो से भी मिलती जुलती है। और अगर आपको जेटा का डिज़ाइन याद है तो ये उसकी याद आपको ज़रूर दिलाएगी। यहाँ पर आपको अपर ग्रिल में 2 क्रोम स्लैट्स मिलेंगे और नीचे वाले बम्पर में भी आपको हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ ये क्रोम लाइनिंग नजर आएगी। हेडलैम्प्स यहाँ पर कुछ खास हैं और देखने में मेरे ख्याल से स्लाविया का जो हेडलैम्प है उससे ज़्यादा वाइड, ज़्यादा स्लिम लगते हैं। यहाँ पर ये एक DRL है, ऊपर क्रोम लाइन जो है वो कनेक्टेड है। और साथ ही अगर आपको ये लगता है कि ये हेडलाइट का एक पार्ट है तो ये हेडलाइट नहीं है, ये ब्लिंकर है। हेडलाइट LED यूनिट वहाँ पर आप देख रहे हैं, वहीं से अपर और डिपर यानी कि हायर और लोअर बीम जो है ऑपरेट होती है। खास बात यहाँ पर यह है कि बेस वेरिएंट में भी आपको LED हेडलैम्प्स मिलेंगे, स्लाविया में नहीं मिलते, तो ये यहाँ पर एक डिफरेंशिएटर है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिसिंग है, 360 डिग्री कैमरा मिसिंग है, लेकिन ये लैंप्स जो हैं ये ऑटोमेटिक है। वाइपर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको मिलता है। चलिए इस गाड़ी को हम लोग साइड से देखते हैं। और यहाँ पर आपको मिलते हैं 16 इंच व्हील्स विद 205 सेक्शन टायर्स। यहाँ पर आपको गुडियर एश्योरेंस टायर मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफिशियली अभी तक हम लोगों को फोक्सवैगन ने नहीं बताया है, लेकिन मेरे ख्याल से देखने में ये जो ग्राउंड क्लियरेंस स्लाविया का था उतना ही है। और यहाँ पर आपको लगभग 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, कुछ क्रॉस ओवर्स जैसा ही है। ये फॉग लैम्प्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्रोम एलिमेंट्स नजर आएंगे और ये फॉग लैम्प्स जो हैं ये भी स्लाविया से ज़्यादा बड़े हैं। अब ये जो गाड़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1 लीटर है। अगर आप 1.5 लीटर के साथ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे डिफरेंशिएटर्स मिलेंगे। स्लाविया में अगर आप 1.5 लीटर इंजन खरीदते हैं तो बाहर एक्सटीरियर डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ पर 1.5 लीटर के साथ जाएंगे तो GT वेरिएंट में आपको बहुत सारे डिफरेंशिएटर्स मिलेंगे। ये डिफरेंशिएटर्स क्या है चलिए देखते हैं। GT वेरिएंट में आपको मिलेंगे रेड ब्रेक कैलिपर्स, डुअल टोन बॉडी, जहाँ पर कार का ऊपर वाला पार्ट जो रूफ है वो ब्लैक में मिलेगा। ब्लैक व्हील्स मिलेंगे जिसे कि फोक्सवैगन रेजर व्हील्स कहता है। और वहाँ पर आपको एक बूट स्पॉइलर भी मिलेगा जिससे कि पीछे आने वाली गाड़ी को पता चल जाए कि आप एक ज़्यादा पावरफुल गाड़ी में चल रहे हैं। और साथ ही साथ आपको GT बैजिंग भी मिलेगी। GT वेरिएंट में आपको ये मिरर्स भी ब्लैक मिलेंगे। यहाँ पर आपको LED ब्लिंकर्स नज़र आएंगे। ग्रीन हाउस एरिया के नीचे आपको क्रोम लाइनिंग मिलेगी और डोर हैंडल्स पर भी आपको ये क्रोम एलिमेंट्स नज़र आएंगे। शार्क फिन एंटेना और सनरूफ भी यहाँ पर अवेलेबल है, हालांकि सनरूफ जो है ये पैनोरामिक नहीं है। जैसा कि हमने आगे देखा, ये गाड़ी देखने में स्लाविया से ज़्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव लगती है और ये स्पोर्टी थीम जो है आपको पीछे भी नज़र आएगी। और टेल लैंप्स जो है यहाँ पर ये काफ़ी हद तक स्मोक्ड आउट, यानी कि एक ब्लैक ट्रीटमेंट लिए हुए हैं। साइड से देख लीजिए या फिर इन लैंप्स को आप ऊपर से देख लीजिए, ये आपको यहाँ पर काफ़ी डार्क कलर लिए हुए नज़र आएंगे, जिससे कि ये गाड़ी जो है ये एक स्पोर्टी वर्जन बन के सामने आती है इस प्लेटफॉर्म का। नीचे आपको यहाँ पर ये क्रोम लाइनिंग नज़र आएगी और जो अकेला कैमरा है यहाँ पर वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। पीछे आपको वर्टिस की ब्रांडिंग भी मिलेगी और अगर आप GT वेरिएंट के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको GT वेरिएंट भी नज़र आएगा। यहाँ पर रियर फॉग लैम्प्स नहीं है और ये जो दोनों लाइट्स हैं ये रिवर्स लाइट का काम करती हैं। ओवरऑल दोनों ही गाड़ियाँ स्लाविया या वर्टिस देखने में बहुत अच्छी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्लाविया एक ज़्यादा एलिगेंट, ज़्यादा अंडरस्टेटेड कार है और अगर आप वर्टिस को देखेंगे तो यहाँ पर जो डार्क एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा स्पोर्टी एलिमेंट्स हैं, वो इसे एक ज़रा ज़्यादा स्पोर्टी लुक प्रदान करते हैं। ओवरऑल इन दोनों गाड़ियों में वर्टिस ज़रा बड़ी है, लेकिन केबिन में आपको किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं मिलेगा स्पेस में, बिकॉज दोनों ही गाड़ियाँ जो हैं वो अंदर बराबर स्पेस ली हुई है। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर केबिन किस तरह से अलग है और क्या क्या फीचर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। अब अंदर जाने से पहले हम लोग ज़रा ये समझ लें कि यहाँ पर स्लाविया के मुकाबले चेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वो इंटीग्रेटेड है। स्लाविया की तरह से फ्लोटिंग पैनल नहीं है। अंदर इंटीरियर का जो थीम है ये भी ज़रा डार्क और स्पोर्टी है। यहाँ पर आपको GT वेरिएंट में एल्यूमिनियम पैडल्स भी मिलते हैं जो स्लाविया में नहीं मिलते। स्लाविया में 2 स्पोक स्टीयरिंग है, यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग मिलता है। ऑल्सो अगर आप रेड कलर के साथ जाएंगे GT में तो आपको अंदर रेड हाईलाइट्स भी मिलेंगे डैशबोर्ड पर, जो कि एक एडिशनल फीचर है।
स्लाविया के साइड वेंट्स सर्कुलर हैं, यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल नजर आएंगे। एक जो फीचर यहाँ पर नहीं है वो है कि स्लाविया में आपको सबवूफर भी मिलता है। यहाँ पर आपको 8 स्पीकर बेस वेरिएंट में मिलेंगे लेकिन सबवूफर नहीं मिलेगा, तो ये भी एक फ़र्क है। स्लाविया में आपको सबवूफर मिलता है। यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है, स्लाविया में नहीं। डैशबोर्ड यहाँ पर ड्राइवर की तरफ ज़रा इंक्लाइंड है, स्लाविया में वो स्ट्रेट फेसिंग है। स्क्रीन साइजेस दोनों ही गाड़ियों में बराबर है। सेंट्रल स्क्रीन 10.1 इंच और इंस्ट्रूमेंट कंसोल 8 इंचेस। एक और फ़र्क यहाँ पर आपको GT वेरिएंट्स में ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है और वहाँ पर आपको कंट्रास्टिंग रेड स्टिचिंग भी मिलती है। कुछ चीज़ें जो आपको स्लाविया में मिलेंगी यहाँ नहीं। डोर पैनल्स में इलास्टिक बैंड्स यहाँ नहीं मिलेंगे। डैशबोर्ड के ऊपर एक रेसेस जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं वो यहाँ पर नहीं है। बैक सीट में फ़ोन पॉकेट यहाँ नहीं है और टोल क्लिप विंडस्क्रीन पर जो आपको स्लाविया में मिलती है वो भी यहाँ पर नहीं है। अब देखिए डोर पैनल में यहाँ पर आपको हार्ड वेयरिंग प्लास्टिक्स मिलेंगे जो कि हम फोक्सवैगन में पहले भी देख चुके हैं। ये पार्ट सॉफ्ट है। इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स मिलेंगे। मिरर्स के लिए केवल ड्राइवर साइड विंडो 1 टच अप और डाउन है, बाकी सारी विंडोज़ के लिए आपको बटन दबा के रखना होता है। लॉक अनलॉक, और जो ये इनले है बीच वाला, ये एक टाइटेनियम फिनिश में दिया गया है। 1 लीटर वाटर बॉटल के लिए जगह है और कुछ और स्पेस भी यहाँ पर आपको मिलेगा। सीट हाइट यहाँ पर ऑलमोस्ट आइडियल है और जो 1 लीटर वेरिएंट है वहाँ पर आपको 2 टोन सीट्स मिलेंगी, बेज और ब्लैक में। ये लाइटिंग कंट्रोल्स हैं यहाँ पर। सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको मिलता है, साथ ही ये एक रबराइज्ड स्क्रफ प्लेट यहाँ पर आपको मिलती है। टॉप ऑफ द लाइन GT वेरिएंट में आपको एल्यूमिनियम पैडल्स मिलेंगे, यहाँ नहीं। स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल है। पुश बटन स्टार्ट आपको मिलता है, साथ ही प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग डोर्स हैं, यानी कि आपको चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये स्क्रीन हमारी जानी पहचानी है, हमने स्लाविया में भी देखी है, लेकिन यहाँ पर इसका इंटरफेस ज़रा सा अलग है। और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है इसे भी आप 3 अलग अलग व्यूज़ में देख सकते हैं, तो आप जैसे चाहें इसे अपने हिसाब से देख लें। यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है लेकिन उसमें कोई कलर्स आपको नहीं मिलते ज़्यादा, आप कलर्स उसमें चूज़ नहीं कर सकते। अब ये डैश अगर आप देखेंगे तो स्लाविया से काफ़ी अलग है। स्लाविया में बीच में आपको एक इनले मिलता था, लेकिन यहाँ पर पूरा ग्लॉस ब्लैक डैश दिया गया है जो कि ड्राइवर की तरफ ओरिएंटेड है। ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, जैसा मैंने बताया ये टाइटेनियम कलर में आपको कवरिंग इनलेज दिए गए हैं और ये देखने में कुछ हद तक आपको हो सकता है कि शायद स्लाविया से ज़्यादा प्रीमियम लगे, लेकिन ये टोटली आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। ये ज़रा ज़्यादा स्पोर्टी है, ज़रा ज़्यादा फ्लैशी है। स्लाविया का जो इंटीरियर वो ज़रा अंडरस्टेटेड है। ये स्क्रीन भी इंटीग्रेटेड है, फ्लोटिंग नहीं है। और AC के जो कंट्रोल्स हैं ये काफ़ी स्टर्डी हैं। यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल नज़र आएगा। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर आपको मिलती है। 2 Type-C USB सॉकेट्स मिलेंगे लेकिन नॉर्मल USB सॉकेट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स स्लाविया की तरह ही आपको मिलती हैं और 2 लेवल के फ्लो कंट्रोल हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ का बटन यहाँ पर आपको नज़र आएगा और इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 कप होल्डर्स जो कि ज़रा छोटे हैं साइज़ में, थोड़े और बड़े हो सकते थे। स्लाविया में आपको एक तीसरा छोटा कप होल्डर भी मिलता है। एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट जिसे कि हमने यहाँ पर अभी एक नॉर्मल USB सॉकेट बना दिया है क्योंकि यहाँ पर Type-C ही है, तो नॉर्मल USB सॉकेट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये आर्मरेस्ट जो है ये स्लाइडिंग है और नीचे काफ़ी सारा स्पेस है और इसे आप डेफिनेटली काफ़ी सारा सामान स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सनरूफ आपको ये नज़र आएगी यहाँ पर एंड ऑफ कोर्स दिस ओपन्स इलेक्ट्रिकली। ऑटो डिमिंग मिरर, लेकिन ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं है, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर है बट नॉट इल्यूमिनेटेड। ग्लव बॉक्स रीजनेबली साइज्ड एंड इट इज़ कूल्ड एज वेल। यहाँ पर आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलेगा, साथ ही इनबिल्ट नेविगेशन आपको मिलता है सिजिक के थ्रू और ये एक ठीक ठाक नेविगेशन सिस्टम है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेज वर्दी नहीं है। यहाँ पर सब वूफर आपके पास नहीं है जो कि आपको स्लाविया में मिलता है, लेकिन 8 स्पीकर्स यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट से ही मिलेंगे। हालांकि ये बड़ी स्क्रीन वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, छोटी स्क्रीन मिलेगी, लेकिन आपको 8 स्पीकर्स बेस वेरिएंट से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पर नहीं है, ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक यहाँ पर आपको नज़र आएगा। AC के कंट्रोल्स भी हमने पहले कुछ और गाड़ियों में जो नई फोक्सवैगन की गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें देख रखे हैं, तो ये भी कुछ नया नहीं है। यहाँ पर ये स्लाइड फंक्शन है फ्लो कंट्रोल और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। सीट बेल्ट्स यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल हो सकती थी लेकिन नहीं है। तो अगर मैं कुछ मिसिंग फीचर्स की बात करूँ यहाँ पर, तो सिटी में जो आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई ADAS फीचर्स नहीं है। कनेक्टिविटी फीचर्स की भी अगर बात करें तो कुछ गाड़ियों में जो ऐप कनेक्टिविटी है ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर भी आपको ऐप कनेक्टिविटी मिलती है, लेकिन फॉर एग्जांपल रिमोट स्टार्ट स्टॉप एक्सेट्रा कुछ ज़्यादा फीचर्स जो आपको मिलते हैं वो नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक
मोबाइल के साथ जो ऐप कनेक्ट करते हैं उसमें कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। वेंटिलेटेड सीट्स जैसा मैंने बताया, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर आपको मिलती है, और ओवरऑल जो क्वालिटी है इंटीरियर की, ये भले ही बहुत ज़्यादा प्लश ना हो लेकिन बहुत ड्यूरेबल है और काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। सीट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, कुछ हद तक बोल्स्टरिंग यहाँ पर आपको मिलती है, और आप लॉन्ग जर्नीज़ पर इस गाड़ी के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। फोक्सवैगन की सीट्स जनरली बहुत कंफर्टेबल होती हैं और यहाँ पर भी उस चीज़ का कोई अपवाद नहीं है, ये गाड़ी भी काफ़ी कंफर्टेबल है। सस्पेंशन यहाँ पर ज़रा फर्म है अगर आप स्लाविया से कंपेयर करें तो, लेकिन ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है और आपको अगर लॉन्ग जर्नीज़ पे भी जाना है तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाई ग्राउंड क्लियरेंस है और जनरली दिस इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स कंफर्ट। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी कोई कमी नहीं है। 8 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग, हिल होल्ड असिस्ट, ऑटोमेटिक लैंप्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। लेकिन एक जो छोटी चीज़ यहाँ पर बेटर हो सकती थी वो ये है कि जो कैमरा है ये ज़रा और बेटर रेजोल्यूशन वाला हो सकता था। यहाँ पर आपको गाइडलाइंस मिलती हैं, लेकिन इस तरह की प्रीमियम गाड़ी में अगर रेजोल्यूशन और ज़रा बेहतर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो चलिए अब चल के पीछे देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास क्या फीचर्स हैं और क्या नहीं है और कंफर्ट के क्या हाल है। रियर डोर में मटेरियल्स आगे जैसे ही हैं, हार्ड प्लास्टिक्स ऊपर और यहाँ पर, लेकिन जो टच पॉइंट है वहाँ पर आपको सॉफ्ट मटेरियल मिलेगा। 1 लीटर की वाटर बॉटल बड़े आराम से यहाँ पर आ जाएगी। ये यहाँ पर डोर हैंडल प्लास्टिक का है और आपको थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। सीट हाइट भी काफ़ी अच्छी है, अगर आपके फैमिली में कोई बुजुर्ग लोग हैं तो उन्हें अंदर बैठने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। नी रूम आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, लेग रूम भी अच्छा खासा है। हेडरूम भी यहाँ पर अगर आप 6 फुट तक के हैं तो आप बड़े आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा शायद आपका सर ऊपर ब्रश करेगा, टकराएगा। 2 रीडिंग लाइट्स यहाँ पर आपको मिलती हैं और साथ ही पीछे आपको रियर AC वेंट्स भी मिलते हैं। पीछे 2 USB सॉकेट्स हैं जो कि अगेन टाइप सी हैं, नॉर्मल USB सॉकेट्स नहीं है। आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, वेरी नाइसली डन। और एक और जो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि पीछे वाली सीट्स 60-40 स्प्लिट है, जिससे कि आपका बूट स्पेस और भी एक्सटेंड हो सकता है। 521 लीटर्स का बूट स्पेस है यहाँ पर, जो कि इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है और आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत लंबे हॉलीडे पर बड़े आराम से जा सकते हैं। सीट्स की एक और ख़ास बात, यहाँ पर आपको तीनों ही पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और साथ ही एक प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिलती है, यानी कि कंफर्ट का और सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। लेकिन जो बीच वाला पार्ट है ये थोड़ा रेज्ड है, तो केवल 2 लोग ही यहाँ पर बड़े कंफर्ट के साथ बैठ सकते हैं। ये बीच वाला स्पेस अगर आपको यूज़ करना है तो केवल शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ के लिए ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर आपको सीट बैक में पॉकेट्स मिलते हैं मैगजीन होल्डर के तौर पर, लेकिन जो फ़ोन पॉकेट है स्लाविया में जो मिलता है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ये हैंडल मिलेगा, कोट हुक भी मिलेगा, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इट्स अ रीजनेबली वेल इक्विप्ड कार। इंसुलेशन सेगमेंट के हिसाब से अच्छा है, सेगमेंट बस्टिंग नहीं है, लेकिन इट्स अ वेल इंसुलेटेड कार। आपको थोड़ी बहुत टायर नॉइज़ जब आप रफ सर्फेसेस पे जा रहे होते हैं तब थोड़ी बहुत सुनने को मिलती है, बट अदरवाइज एम्बिएंट नॉइज़ काफ़ी अच्छे से कंट्रोल्ड है। और यहाँ पर जो स्पेस है ये बहुत अच्छा है, ये सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ी होने के कारण आपको सफिशिएंट शोल्डर रूम और लेग रूम देती है। यहाँ पर राइड क्वालिटी जैसा मैंने बताया स्लाविया से ज़रा फर्म है, लेकिन अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा फर्म लगती है, ज़्यादा स्पोर्टी लगती है चलाने में, लेकिन अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप अपनी फैमिली को यहाँ पर बिठाएंगे तो आप बहुत लंबी जर्नीज़ भी बड़े आराम से तय कर सकते हैं। अब देखिए, बूट के बारे में मैंने आपको बता तो दिया है कि ये 521 लीटर्स का है, जो कि बहुत बड़ा है और इसका नज़ारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट लेट्स जस्ट शो एंड नॉट जस्ट टेल। नीचे आपको एक फुल साइज स्पेयर मिलेगा, लेकिन ये अलॉय नहीं है और आपको स्टील रिम्स से ही काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों, ये 1 लीटर TS है। जब मैंने स्लाविया में चलाया था तब मैंने मैनुअल चलाया था, वहाँ पर भी काफ़ी मुझे मज़ा आया था। लेकिन अब जब मैं इसे ऑटोमेटिक के साथ चला रहा हूँ तो एक बात बहुत ही एविडेंट है कि इस इंजन के साथ ये ऑटोमेटिक ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। और जो एक बहुत ही माइल्ड वहाँ पर आपको एक टर्बो लैग महसूस होता है 1000 RPM से 1500 RPM के बीच में। हालांकि वहाँ पर भी आपको पुश मिलता है इंजन से, लेकिन जो ज़रा एक टर्बो लैग है उसे ये ट्रांसमिशन बहुत ही आराम से मास्क करता है, तो आपको चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है, बहुत ही सीमलेसली, यानी बिना किसी झटके के गियर शिफ्ट करता है और पार्ट थ्रॉटल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। हालांकि जब आप राइट पेडल ज़ोर से प्रेस करते हो तो इसे एक मोमेंट लगता है डाउन शिफ्ट करने में, बट दैट्स ओके।
लैग यहाँ पर परेशान करने वाला नहीं है। अगर आप ओवरटेक करने वाले हैं तो आपको इमीडिएटली थ्रस्ट महसूस होगा। ये DSG जितना शार्प नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही एन्जॉयबल गियर बॉक्स है। इसकी खासियत मुझे जो लगती है वो ये है कि पार्ट थ्रॉटल यानी कि हाफ थ्रॉटल जब आप देते हैं तो गियर शिफ्ट बहुत ही स्मूथली होते हैं। यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी की अगर आप बात करें तो मैनुअल में फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा थी। अगर आप स्लाविया को देखें तो इंजन गियर बॉक्स गाड़ियों का दोनों का मोर और लेस सेम है, तो वहाँ पर आपको जो मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी थी 18 तक की मिलती थी, लेकिन ऑटोमेटिक के साथ ही लगभग 15 या 16 तक आपको मिलेगी। हाईवे पर सिटी में आपको 10-11 की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, तो फ्यूल एफिशिएंसी ज़रा कम मिलेगी आपको, लेकिन आपको जो कन्वीनियंस है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर ये गियर बॉक्स बहुत ही सॉर्टेड है, बहुत अच्छा गियर बॉक्स है, मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पर आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी हैं, तो अगर आप चाहें तो मैनुअल शिफ्ट्स भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही यहाँ पर आपके पास स्पोर्ट मोड भी है, तो अगर आप स्पोर्ट मोड में से डालना चाहते हैं तो इसे इस तरह से स्पोर्ट मोड में डाल दीजिए, और उसके बाद आपको ज़रा बेहतर एक्सेलरेशन टाइम्स भी मिलेंगे। एक्सेलरेशन टाइम्स की मैं अगर बात करूं तो 0 to 100 इस गाड़ी का लगभग 11.5 सेकंड के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है एक 1 लीटर टर्बो इंजन के लिए। पावर यहाँ पर 115 PS की है, टॉर्क है 178 न्यूटन मीटर्स, और पावर बनती है 5000 to 5500 RPM के बीच में। टॉर्क बनती है बहुत ही लो 1750 से लेकर के 4000 RPM के बीच में। बहुत ही यूजेबल इंजन है, और जब आप इसे रेव करते हैं तो एक पॉइंट के बाद ये थोड़ा सा स्पोर्टी भी लगता है। 3 सिलेंडर बर्बल जो है इसका, ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर सस्पेंशन अगर आप स्लाविया से कंपेयर करेंगे तो ज़रा फर्म साइड पर है, स्टीयरिंग भी ज़रा हैवी है। तो हालांकि स्लाविया भी बहुत अच्छा हैंडल करती है, लेकिन ये ज़रा फर्म है, और चलाने में अगर आप इसे ट्विस्टीज़ पर यानी कि घुमावों पर चलाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये आपको स्लाविया से ज़रा बेहतर लगेगी, ज़रा ज़्यादा स्पोर्टी लगेगी। ओवरऑल यहाँ पर आपको कंप्लेंट करने जैसा कुछ नहीं है। बहुत ही खूबसूरती से ये 1 लीटर TSI को इस ऑटोमेटिक के साथ में मेट किया गया है, और अगर आप एक बहुत ही केपेबल इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको एफिशिएंसी भी ठीक ठाक मिल जाए और अच्छा पंच भी मिले, ओवरऑल जो ट्रांसमिशन है वो भी आपको परेशान ना करे, इस तरह से CVT ट्रांसमिशन जो होते हैं बहुत ठीक से काम नहीं करते, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और आपको इसे चला करके मज़ा आएगा। डेफिनेटली ये आपको स्लाविया से ज़रा ज़्यादा स्पोर्टी लगेगी, लेकिन राइड क्वालिटी अभी भी बहुत कंफर्टेबल है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ी फर्म है तो अनकंफर्टेबल है, ये अभी भी बहुत अनकंफर्टेबल है। और स्लाविया की ही तरह अगर आप इसे ख़राब रास्तों पर चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस आपके पास अच्छा खासा है, और आप इसे ख़राब रास्तों पर भी चला सकते हैं। ऑलमोस्ट 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि क्रॉस ओवर जैसा ही है, तो ख़राब रास्तों को भी ये अपने स्ट्राइड में बहुत अच्छे से लेती है। ओवरऑल मुझे इस इंजन और ट्रांसमिशन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं बहुत श्योर हूँ कि इसका जो ऑटोमेटिक के बाद जो मैनुअल है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज स्लाविया में मैंने उसे चलाया है शॉर्ट थ्रोज के साथ में। वहाँ पर आपको जो गियर शिफ्ट्स है बहुत ही स्लिक मिलते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलती है, तो आप मैनुअल के साथ में भी मेरे ख्याल से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये है 1.5 लीटर TSI विद DSG 7 स्पीड ट्रांसमिशन है यहाँ पर, और डेफिनेटली ये गाड़ी 1 लीटर से ज़्यादा क्विक है, 0 to 100 9 सेकंड्स में करती है। टॉप स्पीड यहाँ पर 190 km/h है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली एडवांटेज है। दूसरा, ये ट्रांसमिशन भी ज़्यादा सुपीरियर है, तो किक डाउन्स में जो शिफ्ट्स हैं वो ज़्यादा क्विक होते हैं। अगर आपको सडनली ओवरटेक करना है तो ये गाड़ी ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। दूसरा, यहाँ पर मैनुअल जो शिफ्ट्स हैं ये भी ज़्यादा क्विकर हैं, लेकिन अगर आप देखने जाएँ तो 1 लीटर ऑटोमेटिक भी काफ़ी अच्छा इंजन है, और फॉर मोस्ट पार्ट आपको रियल वर्ल्ड में जो ज़रूरतें होती हैं आपकी, उसके हिसाब से वो भी एक काफ़ी अच्छा इंजन ट्रांसमिशन है। तो अगर ये गाड़ी, जिसमें आपको मेरे ख्याल से 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना होगा क्योंकि इंजन इंपोर्टेड है, अगर वो एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं दुखता है तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलेगा। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चूंकि इंजन ज़्यादा भारी है तो जो सस्पेंशन है ये भी ज़रा ज़्यादा फर्म लग रहा है, तो ये 1 लीटर से भी ज़्यादा फर्म लगता है और ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। तो यहाँ पर आपको एक्सटीरियर में जो एक विजुअल अपील है वो मिलेगी, लोगों को पता चलेगा कि ज़्यादा महंगी गाड़ी आप चला रहे हैं। रेड कैलिपर है, ब्लैक व्हील्स हैं, पीछे स्पॉइलर है, GT बैजिंग है, सब कुछ है। अंदर भी अगर आप देखेंगे तो रेड हाईलाइट्स मिलेंगे आपको रेड कलर की कार में। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी यहाँ पर आपको ये रेड हाईलाइट मिलेगा। लेदर सीट्स विद रेड हाईलाइट्स, तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन स्लाविया से काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आपको एडिशनल मनी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात कर लें तो 8 to 9 km/लीटर आपको सिटी में मिलेगा। हाईवे पर आपको 13 से 14 किलोमीटर मिल जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ ना चलाएं तो, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी में फ़र्क है। आपकी ड्राइविंग स्टाइल जैसे ही ज़रा एग्रेसिव होगी, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत तेज़ी से ड्रॉप करेगी। तो अगर वो सारे फैक्टर आपके लिए मैटर नहीं करते तो यस, द GT इज़ अ फास्टर कार, इट्स अ क्विकर कार, और यहाँ पर आपको न सिर्फ एक्सेलरेशन या टॉप स्पीड ज़्यादा अच्छी मिलती है,
आपको जो किक डाउन है वो भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। जैसे ही आप एक्सेलरेटर पे पैर डालते हैं तेज़ी से गाड़ी एक्सेलरेट करती है। ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सारी चीज़ें हैं। सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको मिलती है। अगर आप कोस्ट कर रहे हैं यानी कि एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं और केवल एक्सेलरेटर छोड़ करके गाड़ी चला रहे हैं तो 2 सिलेंडर्स जो है डीएक्टिवेट हो जाते हैं ताकि फ्यूल एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिले। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये इंजन इंपोर्टेड है, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना होगा और वो चीज़ आपको याद रखनी है। अदरवाइज इट्स परफेक्टली गुड कार फॉर दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। 150 PS की पीक पावर, 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, क्लास लीडिंग पावर और टॉर्क है। डेफिनेटली इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ियाँ उनसे ज़्यादा फास्ट है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको और ज़्यादा स्पोर्टीनेस मिलती है। और अगर जो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये प्राइस डिफरेंशियल और जो फ्यूल एफिशिएंसी में डिफरेंशियल है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं। बट अगेन 1 लीटर पेट्रोल विद ऑटोमेटिक इज़ ऑल्सो अ परफेक्टली गुड कार फॉर रियल वर्ल्ड। देखिए, अब इस सेगमेंट में इस गाड़ी की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो है वो स्लाविया ही है, जो कि इसकी एक बहन है, और वहाँ पर कीमतें हैं 10.7 लाख रुपीज़ से लेकर के 17.8 लाख रुपीज़। अब ये जो गाड़ी है ये ज़रा प्रीमियम है, क्योंकि फोक्सवैगन एज अ ब्रांड ज़रा ज़्यादा प्रीमियम गिना जाता है। यहाँ पर आपको LED लाइट्स और 8 स्पीकर्स भी स्टैंडर्ड मिलेंगे, तो यहाँ पर कीमत ज़रा ज़्यादा होने की संभावना है। 11 लाख प्लस से लेकर के 18 लाख तक इस गाड़ी की कीमतें जाएंगी। अगर आप इसे कंपेयर करें तो वैल्यू के लिहाज से मारुति सुजुकी सियाज का कोई तोड़ नहीं है। वो गाड़ी काफ़ी बड़ी है, वहाँ पर कुछ फीचर्स मिसिंग है, ब्रांड कोई बहुत ज़्यादा लग्जूरियस नहीं है, लेकिन अगर आपको पैसा कम खर्च करना है तो वहाँ पर 9 लाख से 12 लाख के बीच में आपको एक बड़ी और काफ़ी किफ़ायती गाड़ी जो कि काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है वो भी मिल जाएगी, लेकिन ऑफकोर्स वो ब्रांड इमेज आपको नहीं मिलेगी। वरना एक छोटी गाड़ी है, उसकी उम्र भी हो चुकी है और उसका एक नया वर्जन भी आने वाला है। हालांकि उसकी कीमत जो है वो 9 to 14 लाख रुपीज़ की है। वहाँ पर कुछ अच्छे फीचर्स हैं, हालांकि वो अब अपने उम्र के ढलान पर है और अंदर स्पेस वहाँ पर ज़रा कम है। होंडा सिटी की अगर आप बात करें तो वो आपको 11 लाख रुपीज़ से 14.5 लाख रुपीज़ तक मिलती है पेट्रोल वर्जन में, और वो भी एक काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ी गाड़ी है। वहाँ पर आपके पास टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं है, पावर ज़रा कम है, लेकिन अपने आप में वहाँ पर भी पावर काफ़ी अच्छी खासी है। कुछ फीचर्स भी वहाँ पर मिसिंग है। ओवरऑल अगर आप एक इंटरनेशनल ब्रांड चाहते हैं जहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिले, कंफर्टेबल जर्मन इंजीनियरिंग मिले, तो फोक्सवैगन वर्टस जो है अपने आप को स्लाविया की ही तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर प्रस्तुत कर रही है। और अगर आप इस सेगमेंट में कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जो 1 लीटर इंजन है वो काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बन के सामने आता है। तो अगर आप इस सेगमेंट में एक पेट्रोल गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर इसकी टेस्ट ड्राइव लें, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा आपके सारे सवालों के जवाब मिले, और अगर कोई सवाल रह गए तो उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाब ज़रूर दें। आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है, तो ये आप ज़रूर याद रखें कि इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो इंग्लिश में देखना है तो मोटराइड्स इंग्लिश पे जाकर के देख सकते हैं। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।